आप लोगों का स्वागत है नवांकुर एकेडमी क्लासेज में। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग ने टाइम का है बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। आज हम लोग इसे इतनी बेसिक से पढ़ेंगे कि आप लोगों को बोर्ड में थोड़ी सी भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। पहले हम लोग इसका बेसिक एक ही शब्द में बताऊंगा। पुष्प क्या होता है, पादप क्या होता है, लैंगिक क्या होता है तथा जन्म क्या होता है। लैंगिक जनन आ जाएगा सब एक में। पहले हम लोग जन्म क्या होता है इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। हम लोग जन्म देख लेते हैं क्या होता है जनन। इसका डिफिनेशन आप समझिए। वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से एक जीव अपने से समान जीव को जन्म देता है उसे ही जनन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया प्रक्रिया जिसकी सहायता से, क्या बच्चों, जिसकी सहायता से एक जीव एक जीव अपने से समान जीव को अपने से समान जीव को समान जीव को जन्म देता है जन्म देता है जन्म देता है जनन कहलाते हैं। क्या बच्चों, जनन कहलाता है। क्या कहते हैं, जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। जनन तो हम लोग देख लिए, जनन हो गया। फिर हम लोग पुष्प देख लेते क्या होता है। पादप तो आप लोग जानते ही होंगे। एक बड़ा सा पौधा को ही क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। एक बड़ा सा पौधा को ही हम लोग पादप कहते हैं। ये एक पादप है। ये क्या हो गया, पादप हो गया। पादप तो आप लोगों को पता चलेगा होगा। अब हम लोग पुष्प देख लेते हैं क्या है। इसका तो डिफिनेशन समझ लेते हैं। जन्म दो प्रकार के होते हैं। पहला पहला देख लेते हैं। पहला होता है जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। ये बहुत आसान है, आप लोगों को मैं बस बोल के समझा दूंगा इसे तो। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसका आप लोग डिफिनेशन सुन लीजिए एक बार। लैंगिक जनन जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या बच्चों, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं दोनों भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं बच्चों। जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें आइए हम लोग समझ लेते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। इसमें तो नर और मादा दोनों भाग ले लेते हैं, लेकिन इस अलैंगिक जनन में कोई एक भाग लेगा, चाहे नर लेगा भाग चाहे मादा लेगा। इसमें नर या मादा में से नर या नर या मादा में से कोई एक भाग लेता है। कोई एक भाग लेता है जिसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। हम लोगों ने जनन देख लिया क्या होता है। जनन के प्रकार देख लिए क्या होता है। प्रकार हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन कई जनन होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होते हैं, जिसमें नर और मादा कोई एक ही भाग लेता हो, चाहे नर ले मादा, चाहे नर भाग ले या मादा भाग ले, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग पुष्प देखेंगे, पुष्प क्या होता है, इसका डिफिनेशन समझेंगे। अब हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों हम लोगों ने जनन समझ लिया, जनन के प्रकार समझ लिए। जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन के डिफिनेशन, लैंगिक जनन के डिफिनेशन भी समझ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं पुष्प क्या होते हैं। आइए देखते हैं पुष्प क्या होते हैं। पुष्प की हम लोग संरचना देखेंगे, कैसा दिखता है वो, क्या बिहेवियर है उसका, सब कुछ समझेंगे अभी। पुष्प, पुष्प का हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। पुष्प एक रूपांतरित रूपांतरित प्रारोह है, प्रारोह है जो हमें जो हमें रंग रूप रंग रूप तथा गंध आदि से आकर्षित करता है। सॉरी बच्चों, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, पुष्प का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं पुष्प का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अभी हम लोगों को स्ट्रक्चर, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बता के दिखाएंगे, बना के दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। ये पुष्प का स्ट्रक्चर है, आप लोगों को देख लीजिए। ये पुष्प का स्ट्रक्चर हो गया, ये अंडाशय हो गया, ये पुष्पासन हो गया, ये वाय दलपुंज हो गया। पुष्प का स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है, आप लोग चाहेंगे तो अभी खींच के बस बना सकते हैं। ये मुश्किल से 2 मिनट का भी कार्य नहीं है। अब हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, नर बाग बनाएंगे। नर बाग ये है, इसमें हम लोग अंडाशय बनाएंगे, जिसे बीजांड कहते हैं। ये बीजांड हो गया, इसमें कोशिकाएं होती हैं, ये आगे हम लोग आप लोगों को बताएंगे। इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये जो बच्चों आप लोगों को ऊपर का भाग दिख रहा है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। इसे जो ये हर पुष्पों में कई कलर के होते हैं, किसी भी जैसे गुलाब के पुष्प में ये लाल रंग का होता है, जिसे वाय दल, जो लाल रंग का दिखता है ना, उसे वाय दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दलपुंज, दलपुंज, इसे दलपुंज कहते हैं। और इसमें नीचे की ओर हरा सा पत्ती निकला होता है। हर पादपों में ये हरा सा पत्ती आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं वाय दलपुंज, वाय दल पुंज, इसे कहते हैं वाय दलपुंज। और ये आप लोगों को जो दिख रहा है, इसे कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं बच्चों, वर्तिका। इसे कहते हैं पुंगांग। ये पुष्प का नर भाग होता है। क्या बच्चों, नर भाग होता है, नर भाग होता है। ये मादा भाग होता है, जिसे कहते हैं जायांग, जायांग। ये मादा भाग होता है, ये पुष्प का मादा भाग होता है। ये जो आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा ना, इसे मादा भाग कहते हैं। ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे नर भाग कहते हैं।
ये पुष्पासन हो गया, इतना बड़ा जो दिख रहा है इसे पुष्पासन कहते हैं। जिसमें पुष्प स्थित होता है उसे कहते हैं पुष्पासन। जिसमें पुष्प विराजमान होता है या स्थित होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। इसे कहते हैं पुष्पासन। इसे पुष्पासन कहते हैं। अब हम आप लोगों को एक संरचना बना के दिखा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के प्रकार। पहले तो हम लोग समझेंगे पुष्प एक लिंगी होते हैं। एक एक लिंगी पुष्प, दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प ये आप लोगों को मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक लिंगी पुष्प मतलब साफ कह रहा है कि जिसमें एक लिंग हो। क्या हो? जिसमें जिस पुष्प में एक लिंग हो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे मैं एक और संरचना बना रहा हूँ। ये पुष्प की संरचना हो गई छोटा सा। ये पुष्प की संरचना हो गया। आप लोग देख लीजिएगा इसे। जिसमें नर भाग नहीं है, केवल ये मादा भाग। मादा भाग जिसे जायांग कहते हैं। जिसे जायांग कहते हैं। ये एक लिंगी पुष्प है। क्या बच्चों? एक लिंगी एक लिंगी एक लिंगी पुष्प है जिसमें केवल मादा भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जिसे जायांग कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प वे होते हैं जिसमें दो लिंग पाए जाते हैं। नर भाग व मादा भाग दोनों। ये पुष्प आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये द्विलिंगी पुष्प है। और ये जो पुष्प है ये एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प वे होते हैं जिसमें केवल एक लिंग पाए जाते हैं। नर या केवल केवल मादा पाए जाते हैं। दोनों में से कोई एक पाया जाएगा उसे एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और वे पुष्प जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हो, नर व मादा, जायांग या पुमंग दोनों पाए जाते हो, उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। जैसे ये द्विलिंगी पुष्प हो गया और ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये एक लिंगी पुष्प हो गया। पुष्प के बारे में मैंने समझा दिया है। अब इसे इरेजर करने के बाद आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों हम आप लोगों को पुष्प की संरचना समझा दिए हैं। पुष्प के नर व मादा भाग को बारी बारी से अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि ये बोर्ड में अत्यधिक हर साल हर वर्षों में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे समझ लीजिएगा आप लोगों। पहला आप लोग मैंने बताया था नर भाग, जिसे पुंगंग या पुंकेसर भी कह सकते हैं। क्या बच्चों? पुंकेसर भी कह सकते हैं। ये पुष्प का नर भाग होता है। हम लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका डिफिनेशन समझेंगे, इसके मुख्य कार्यों को समझेंगे, ये क्या करता है पुष्प में ये समझेंगे। नर, यह पुष्प का, इसका डिफिनेशन आप लोग लिखते चलिए साथ हमारे साथ। यह पुष्प का नर भाग होता है। नर भाग नर भाग होता है जिसमें जिसमें परागकणों का पराग कणों का निर्माण होता है। क्या बच्चों? जिसमें परागकणों का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। जिसमें परागकणों का निर्माण होता है उसे हम लोग पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के समझ ले रहे हैं। इसमें क्या क्या मुख्य घटक है इसके भी समझ ले रहे हैं हम लोग। इसकी संरचना को आप लोग अच्छी तरह से बनाइएगा।
इसकी संरचना ऐसी होती है। इसे लिख लीजिएगा आप लोग, परागकोश। इसे परागकोश लिख लीजिएगा। इस संयोजी ऊतक लिख लीजिए। इसके बीच में संयोजी ऊतक पाया जाता है, जो एक पुंकेसर में परागकोश पाए जाते हैं पाए जाते हैं। अब जब दो रहेगा, ये जैसे दो हो गए, इसमें इसके मध्य संयोजी ऊतक पाया जाता है। क्या बच्चों? संयोजी ऊतक पाया जाता है। अभी हम आप लोग को वहां पे लिख के समझाएंगे, जिसकी सहायता से ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ये इसका बाहर का निकला तंतु होता है, जिसकी सहायता से यह पुष्पासन से लगा हुआ होता है। इसके बीच में संयोजी ऊतक पाया जाता है। संयोजी ऊतक पाया जाता है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि यह दोनों परागकोशों को क्या करने का कार्य करता है? जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? संयोजी ऊतक दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य होता है, इसका नाम तंतु है। क्या बच्चों? तंतु। इसे पुतंतु भी कहते हैं। पुतंतु कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है, जब ये पुष्पासन से लगा ऐसे निकला होता है बाहर, ऐसे बाहर निकला होता है पुष्पासन से, इसे ही कहते हैं पुतंतु कहते हैं इसे। ये परागकोश हो गया, इसके बीच में संयोजी ऊतक पाया जाएगा। इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। क्या बच्चों? इसके अंदर पराग कणों का निर्माण कणों का निर्माण होता है। इस परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। अब हम लोग इसे इरेजर करने के बाद नर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मादा भाग, जिसे जायांग कहते हैं, मादा भाग को पढ़ेंगे। और तो बच्चों, हम लोगों ने पुष्प के नर भाग, जिसे पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, हम लोगों ने उसे अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम लोग पुष्प के मादा भाग, जिसे जायांग कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे और उसके मुख्य बातों को समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर बना के समझेंगे, कैसा दिखता है वो भी हम लोग आप लोग को बताएंगे। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, मादा भाग, जिसे जायांग कहते हैं। क्या बच्चों? आप लोग जितना बोलेंगे ना, उतना रटेगा, उतना जल्दी याद आप लोगों को हो जाएगा। ये दूसरा है ना, पुष्प का वह भाग जिसमें परागण की क्रिया पूर्ण होती है, जिसमें परागण की क्रिया पूर्ण होती है तथा इसमें अंडाशय बीजांड आदि अंग पाए जाते हैं। उसे हम लोग जायांग कहते हैं। क्या बच्चों? मादा भाग पाए जाते हैं, जायांग कहते हैं।
जायांग कहते हैं। आप लोग इस डेफिनेशन का नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड के समय आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। हम लोग जायांग समझ लिए, इसका एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये कैसा दिखता है यहाँ पे। इसे भी पुष्प की तरह ही बनाया जाता है। ये ऊपर हो गया वर्तिकाग्र, नीचे हो गया अंडाशय, ये हो गया पुष्पासन, इसके अंदर हो गया बीजांड। मैंने आप लिखवाया आप लोगों को, जिसके अंदर अंडाशय तथा बीजांड आदि पाए जाते हैं, उसे हम मादा भाग कहते हैं। क्या बच्चों? मादा भाग, जिसका नाम जायांग है। जायांग है। इसके हम लोग मुख्य बातों को समझते हैं। इसका नाम वर्तिकाग्र है। क्या? वर्तिकाग्र। ये आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। वर्तिका। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय। ये जो आप लोगों को अंदर स्ट्रक्चर भाग दिख रहा है, इसे कहते हैं, इधर बना लेते हैं, बीजांड। बीजांड कहते हैं इसे। इसे कहते हैं बीजांड। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इसे जानते हैं पुष्पासन कहते हैं, जिसमें पुष्प स्थित होता है। इसे पुष्पासन कहते हैं। इनका कार्य बता देते हैं हम। जिसपे परागकण आके उपस्थित होते हैं या अंकुरित होते हैं, उसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका। वर्तिका एक ऐसी नली होती है जिससे बीजांड या अंडाशय, बीजांड या अंडाशय वर्तिका से जुड़े होते हैं। वर्तिका से बीजांड या अंडाशय जुड़े होते हैं, उसे हम वर्तिका कहते हैं। और इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। यह अंडाशय आखिरी में निषेचन के बाद यह फल बनाने का भी कार्य करता है। बीजांड, इसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसका नाम ध्रुवीय कोशिका, अंड कोशिका तथा सहायक कोशिका है। ये पुष्पासन होता है। इसका मैंने कई बार बताया, ये पुष्प, जिसमें पुष्प स्थित होता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। यह पूरा भाग मादा भाग कहलाता है, जिसे जायांग कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसके आगे की प्रोसेस को। आप लोग, तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? आप लोगों को मैंने बताया जनन। मैंने एक माइंड में बना दे रहा हूँ, आप लोग इसी की सहायता से पढ़ लेंगे। हम लोगों ने जनन पढ़ लिया। क्या बच्चों? जनन, जिसमें लैंगिक तथा अलैंगिक, अलैंगिक, अलैंगिक जनन पढ़ लिया। हम लोगों ने पुष्प पढ़ लिया। पुष्प, एक लिंगी पुष्प तथा 2 लिंगी पुष्प। नॉन 2 लिंगी पुष्प पढ़ लिया। इसकी संरचना को देख लिया। इसके नर भाग तथा मादा भाग को देख लिया। तथा मादा भाग, इसकी नर तथा मादा भाग को देख लिया। अब हम लोग आपको मैंने बताया था कि नर भाग में परागकोश में पराग कणों का, पराग, परागकोश में, परागकोश में परागकणों का, कणों का
निर्माण होता है, निर्माण होता है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया था, नर बाघ बता दिया तथा मादा बाघ बता दिया। अब हम लोग इस पराग कोश से पराग कणों को निकाल के पुष्प के नर बाघ, अरे सॉरी मादा बाघ के वर्तिकाग्र, कहाँ पे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक ले जाएंगे, जिसे हम लोग परागण कहते हैं। आइए हम लोग डिफिनेशन समझते हैं परागण क्या होता है। ये एक माइंड मैप हो गया जिसकी सहायता से आप लोग हमेशा पढ़ सकते हैं। परागण, परागण क्या होता है, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। परागण क्या होता है, आइए हम आप लोग को बताते हैं। डिफिनेशन इसका लिख लीजिए आप लोग। जब कोई परागकण, कोई परागकण किसी माध्यम द्वारा, किसी माध्यम द्वारा, माध्यम क्या हो सकते हैं, जैसे जल हो सकता है, वायु हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, इन दोनों में, तीनों में से कोई भी हो सकता है। माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र मैंने आप लोग को बताया, ये पुष्प का मादा भाग होता है जिसके ऊपर ये भाग होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है, परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। क्या बच्चों, मैंने आप लोगों को एक बार बोल के सुना दे रहा हूँ। जब कोई परागकण, जब कोई परागकण किसी माध्यम द्वारा जल या वायु या जंतु, तीनों में से कोई भी माध्यम एक हो सकता है, द्वारा वर्तिकाग्र, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बता दे रहा हूँ, एक ये पुष्प हो गया, एक छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया पुष्प का, इसमें से परागकण निकल के जाएंगे वायु की सहायता से हवा में घुलते हुए पुष्प के मादा भाग, कहाँ पे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक जाके चिपक जाएंगे, जिसमें लैक्टोजन शर्करा पाया जाता है, जिसकी सहायता से यहाँ पे जमते हैं, इसमें जमते हैं। मैं आगे की प्रोसेस को समझाऊंगा। परागण क्या होता है ये लिख लीजिए आप लोग। परागण कितने प्रकार के होते हैं हम लोग आप लोग को बताएंगे। परागण कितने प्रकार के होते हैं, इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसे स्वपरागण तथा परपरागण कहते हैं। स्वपरागण वे परागण होते हैं जो जो पुष्प अपने में स्वतः परागण कर लेते हैं, स्वपरागण कहते हैं। पर परागण उसे कहते हैं मतलब जिसके माध्यमों से, पर परागण मतलब किसी माध्यम, जल हो, वायु हो, किसी जंतु के द्वारा परागण किया जाता है, उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। इसमें पहला हो गया स्वपरागण, और ये दूसरा हो गया वायु परागण, पर स्वपरागण होगा, पर परागण आएगा, परागण। इसमें तीन भाग होता है, इसमें तीन भाग होता है।
पहला जो होता है इसे वायु परागण कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे जल परागण कहते हैं। तीसरा होता है उसे हम लोग जंतु परागण कहते हैं। इसे हम लोग जंतु परागण कहते हैं। इसके कोई मुख्य भाग नहीं होते हैं, ये स्वतः अपने परागण की क्रिया कर लेता है। हम आप लोगों को दोनों का डिफिनेशन अभी इरेजर करने के बाद समझा देंगे। तो बच्चों हम लोग सो परागण हेडिंग लगा लिया है, इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। जब कोई परागकण उसी पुष्प के जब कोई परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र तक वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे स्वपरागण कहते हैं। क्या बच्चों? स्वपरागण। जब कोई परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। इसे हम आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे कोई पुष्प हो गया, ये पुष्प हो गया, थोड़ा सा जल्दी बना दे। ये एक पुष्प हो गया, जिसमें नर और मादा भाग दोनों है। इसमें नर और मादा भाग दोनों है। इस परागकोश में से परागकण निकल के बाहर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र, कहाँ पे? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। क्या बच्चों? जब कोई परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण आप लोगों को समझ में आया क्या होगा? अब हम लोग परागण की दूसरी, तो बच्चों हम लोग परागण के दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम पर परागण है। इसका हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। जब कोई परागकण किसी माध्यम द्वारा ये माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? जल हो सकता है, जंतु हो सकता है, तो वायु भी हो सकता है। किसी माध्यम द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसे हम पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं।
हम आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला होता है वायु परागण, दूसरा होता है जल परागण, जल परागण, तो तीसरा होता है जंतु परागण, जंतु परागण। इन तीनों के बारे में मैं इसका डेफिनेशन मैं सुना दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा। ये बोर्डों में अधिकतर पूछा ही नहीं जाता। आप लोगों को परागण पूछेगा, परागण के प्रकार पूछेगा, जिसे स्व परागण तथा पर परागण कहते हैं। पर परागण के ये तीनों प्रकार नहीं पूछने वाला है। अगर पूछ भी देगा तो आप लोग, मैं समझा दूंगा, आप लोग डेफिनेशन के सहारे लिख देंगे और मैं इसका एग्जाम्पल भी लिखवा दूंगा। वायु परागण क्या होता है? वायु परागण वे होते हैं जो वायु के माध्यम से परागकणों को किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है, उसे हम लोग वायु परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। गेहूं, बाजरा, मक्का आदि। इसके अंतर्गत बहुत सारे परागकण आते हैं, पौधे आते हैं इसके अंतर्गत, जो वायु परागण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। हम लोग जल परागण देख लेते हैं क्या होता है। बस इसके जैसे सेम डेफिनेशन है। किसी परागकणों को जल द्वारा उसके वर्तिकाग्र, जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग जल परागण कहते हैं। इसके अंतर्गत हाइड्रेला, हाइड्रेला का पौधा, बैलेसनेरिया का पौधा, बैलेसनेरिया, जलकुंभी, आदि आते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया, इसका भी एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को। जंतु परागण वे परागण जो जंतुओं की सहायता से परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे वर्तिकाग्र तक, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग जंतु परागण कहते हैं। जैसे इसमें हो गया, इसमें बड़े और भारी बीज आते हैं। जैसे आम का पौधा हो गया, आम का बीज हो गया, अमरूद हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, आदि आते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हो गया। मैंने आप लोगों को बायोलॉजी का चैप्टर 1 और 2 दोनों समझा दिया है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो पहले आप भी नोटिफिकेशन जाए। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी।